नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अमांडा और इसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद आपके लिए ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है अमांडा। सबसे बड़ा प्रश्न कि इस चैप्टर का नाम अमांडा ही क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी ये जो कहानी है इसकी नायिका अमांडा ही है। अमांडा वास्तव में एक लड़की है और उसके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आपके साथ दैनिक जीवन में होती हैं। जैसे एक कहानी मैं सुनाऊं। कभी कभी आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाने दो, और आपके मम्मी पापा तुरंत आपको मना कर देते हैं कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। कभी कभी आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी मुझे एक साइकिल दिला दो, मम्मी पापा तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, अभी साइकिल नहीं चाहिए, आपको हाई स्कूल पास करने के बाद या इंटरमीडिएट पास करने के बाद साइकिल दिलाएंगे। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि आप बोलते हो मम्मी मुझे अकेले मेला देखने जाने दो, और मम्मी बोलती है कि नहीं अकेले मत जाओ, खो जाओगे। तो कुछ भी आप करने जाते हो तो आपके मम्मी या पापा आपको रोक देते हैं। उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ ख्याल आता है कि अरे काश मैं किसी ऐसी दुनिया में चला जाता जहाँ पे मैं स्वतंत्र होता, मैं जो चाहता मैं वो करता और मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना होता। तो बस यही कंडीशन है अमांडा की। अमांडा अपने माता पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा रोकी जाती है कहीं भी आने जाने से या कुछ भी करने से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है उनकी रोक टोक से। इस कहानी में केवल इतना ही, इस पोएम में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, तो एक नई सीख आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पोएम बहुत अच्छी है। चलिए अपनी पोएम पर चलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि अमांडा कौन है। अमांडा हमारी इस पोएम की नायिका है, एक छोटी सी बच्ची है और उसके माता पिता उसको बहुत रोकते टोकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और फिर वो क्या क्या सोचती है वो सब कुछ हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक वर्ड समझेंगे कि डोंट बाइट। बाइट मतलब काटना, तो डोंट बाइट मत काटो। योर मतलब अपने, नेल्स मतलब नाखून, तो अपने नाखून डोंट बाइट मत काटो अमांडा। तो अमांडा अपने नाखून मत काटो। अच्छा, मेरी ये जो बुक है ना, ये राजीव प्रकाशन की बुक है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस क्षेत्र में अभी यही बुक चल रही है, इसलिए मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके क्षेत्र में कोई भी बुक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है, तो डरना मत। ठीक है, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि अमांडा की माताश्री उसे डांट रही हैं या फिर अमांडा के पिताश्री उसे डांट रहे हैं। तो ये स्पष्ट नहीं है, ये साफ साफ बताया नहीं गया है। तो हो सकता है कि आपको आपके अध्यापक या फिर आप कहीं और पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि अमांडा की माताश्री कहती हैं कि अपने नाखून मत काटो, तो भी सही है। और अगर अध्यापक ऐसे पढ़ाते हैं कि अमांडा अपने नाखून मत काटो, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं, यानी अमांडा के पिताजी कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो, तो भी सही है। यानी आप पिताजी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और माताजी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, और तो और आप दोनों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि अमांडा के माताश्री और पिताश्री, अमांडा के माताश्री और पिताश्री कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। तो इस चैप्टर से लड़ना नहीं है, हमको आराम से सरल शब्दों में इस चैप्टर को पढ़ लेना है। तो आप ऐसे पढ़िए, मैं आपको माताश्री के माध्यम से पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए हम माताश्री के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि अमांडा की माताश्री ही उसे बार बार टोकती हैं, रोकती हैं कुछ भी करने से। ठीक है, तो अब ये हो गया कि अमांडा की माताश्री कहती हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। क्लियर है। डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच मतलब होता है झुकाना, डोंट हंच मत झुकाओ
योर शोल्डर्स, अपने कंधों को, शोल्डर्स मतलब कंधे, योर मतलब अपने यानी तुम्हारे। अमांडा, अमांडा, तो अमांडा योर शोल्डर्स, अपने कंधों को, डोंट हंच, मत झुकाओ। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा की माता श्री उससे कह रही हैं कि अमांडा अपने नाखून मत काटो। और फिर वो कहते हैं कि अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को हंच मत करो, मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब यहाँ पे है सुस्त दिखने से, एकदम ढीला ढाला दिखना। सुस्त दिखने का मतलब है एक तरह से उदास दिखना। तो डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये स्लाउचिंग बंद करो, अर्थात सुस्त मत दिखो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिलाकर पढ़ना हो तो आपको सबसे पहले इसे पढ़ना होगा कि डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अमांडा सुस्त मत दिखो, अपने कंधों को मत झुकाओ, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठो। ये तरीका था इसको सीधा पढ़ने का, लेकिन एक एक लाइन पढ़ते चलो ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि अमांडा की माता श्री कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा इतनी सुस्त मत दिखो और सीधी बैठो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब ये दूसरा वाला ध्यान से समझना। कहते हैं कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरलैंड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मोमेंट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देखो, अब किसी को भी इतना ज़्यादा रोका टोका जाए, वो जो करना चाहता है वो ना कर पाए। कभी कभी तो आपके साथ भी होता है कि जब मम्मी रोकती हैं कि मेला अकेले देखने मत जाना, तो आपको लगता है कि काश मैं किसी ऐसी दुनिया में चला जाता जहाँ पे मुझको जो कुछ मैं करना चाहूँ वो सब करने की मुझे स्वतंत्रता होती और मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना होता। तो ठीक उसी प्रकार अमांडा भी सोच रही है। कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है शांत। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो पेन और पेपर लेकर बैठो, एक एक वर्ड लिखते चलो। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब शांत। एमरलैंड सी, एमरलैंड सी मतलब समुद्र होता है, हरा समुद्र। एमरलैंड सी मतलब होता है हरा समुद्र, लेकिन हम सीधा सीधा समुद्र कहेंगे। तो देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब शांत। एमरलैंड सी, हरे समुद्र में। तो शांत हरे समुद्र में, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एमरलैंड सी मतलब हरा समुद्र। आप सीधे सीधे समुद्र बोल सकते हैं। ठीक है, गहरा समुद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गहरे समुद्र में या फिर हरे समुद्र में, लैंग्वेज मतलब शांत। तो शांत गहरे समुद्र में या फिर शांत हरे समुद्र में। अब बीच वाली लाइन छोड़ो, ठीक है, पहले इसको समझो। अ मरमेड, अ मरमेड, मरमेड मतलब होता है जल परी। जल परी जिसका आधा शरीर यानी ऊपर का शरीर तो इंसान का होता है, लेकिन जो नीचे का शरीर होता है, कमर से नीचे का शरीर होता है, कमर के नीचे का जो भाग होता है वो मछली का होता है, तो उसको बोलते हैं मरमेड। ठीक है, मरमेड मतलब जल परी। तो काश लैंग्वेज शांत गहरे समुद्र में मैं एक जल परी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मैं ड्रिफ्ट कर रही होती। ड्रिफ्ट मतलब एक तरह से तैर रही होती या फिर टहल रही होती। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली आप यहाँ पे ब्लिसफुली का मतलब है आनंद के साथ। ठीक है, तो आनंद पूर्वक या पूरे आनंद से मैं तैर रही होती। अब मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज का मतलब होता है यहाँ पे सीधा सीधा शांत। एमरलैंड सी मतलब गहरा समुद्र या फिर हरा समुद्र। मरमेड मतलब जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब आनंद से तैरना या फिर पूरी आज़ादी से तैरना या फिर पूरी आज़ादी से या फिर पूरी स्वतंत्रता से टहलना। अब मछली टहल नहीं सकती, वो तैर सकती है, तो आप विचरण करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचता है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। डरो मत, मैं सब बताऊंगा, बस धीरे धीरे समझो। अब वेयर द सोल, सोल इनहेबिटेंट इज मी, मी मतलब मैं खुद। तो वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वो कल्पना कर रही है कि काश, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, काश मैं होती अ मरमेड, एक जल परी।
ठीक है, नहीं समझ में आया। देखो, सोल का मतलब होता है एकमात्र या फिर अकेली। इनहैबिटेंट मतलब निवासी, तो कहाँ की निवासी, कहाँ की रहने वाली। इज इन मी, मैं होती। कहती कि काश गहरे शांत गहरे समुद्र में मैं एकमात्र या फिर मैं अकेली निवासी होती। काश मैं एक मरमेड होती, काश मैं एक जल परी होती। अब तो क्लियर हो गया ना कि मैंने एक एक वर्ड बता दिया। लैंग्वेज मतलब शांत, इमरजेंसी मतलब गहरा समुद्र या फिर हरा समुद्र, शोल वेयर मतलब उस हरे समुद्र में, वेयर का यूज हुआ है उस शांत हरे समुद्र में। काश मैं अकेली अकेली निवासी होती, इनहेबिटेंट मतलब निवासी या फिर अकेली रहने वाली होती। इज़मी मैं, काश मैं एक मरमेड होती, काश मैं एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उस समुद्र में मैं आनंद से विचरण कर रही होती या फिर आनंद पूर्वक तैर रही होती। अब क्लियर हो गया ना। तो चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना हो, अब की बार आसान शब्दों में। तो अब अमांडा को बहुत ज़्यादा रोका टोका जा रहा है, तो अमांडा कहती है, यानी कह तो नहीं सकती, वो सोचती है, वो कल्पना करती है कि काश शांत हरे समुद्र में या फिर शांत गहरे समुद्र में मैं अकेली निवासी होती। काश मैं एक जलपरी होती और आनंद से समुद्र में तैर रही होती। ठीक है, एक एक वर्ड का बता दिया कि देयर इज़ अ लैंग्वेज इमरजेंसी मतलब गहरा समुद्र या फिर हरे समुद्र। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब शांत, तो शांत हरे समुद्र में। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, काश मैं एकमात्र निवासी होती या फिर अकेली रहती होती और मैं एक मरमेड होती। काश मैं एक जलपरी होती और पूरे आनंद से या फिर पूरी स्वतंत्रता से मैं वहाँ पर यानी उस समुद्र में तैर रही होती। अब आगे चल सकते हैं। अब वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ फिर से उसको बोलती हैं, कहते हैं कि डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया है योर होमवर्क, अपना होमवर्क। होमवर्क की हिंदी होती है गृह कार्य, लेकिन गृह कार्य को बहुत कम लोग जानते हैं, भूल जाएंगे आप लोग, क्योंकि होमवर्क शब्द प्रचलन में है। स्कूलों में भी होमवर्क ही दिया जाता है, होमवर्क ही बोला जाता है, तो आप होमवर्क को होमवर्क बोल सकते हैं। होमवर्क की हिंदी होती है गृह कार्य। होम मतलब गृह यानी घर, वर्क मतलब कार्य, घर का काम ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर गृह कार्य बोल सकते हैं। तो डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया है योर होमवर्क, अपना होमवर्क। अमांडा, तो अमांडा की माता श्री फिर कहती हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम, अमांडा। टिडी, टिडी का मतलब होता है साफ करना, तो डिड यू टिडी, क्या तुमने साफ कर लिया है योर रूम, तुम्हारा कमरा। अमांडा, अमांडा, तो अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। ठीक है। आई थॉट, मुझे याद है, आई टोल्ड यू कि मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन कि तुम साफ कर लो योर शूज़ अपने जूते। मुझे याद है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे याद है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अमांडा, अमांडा। पिक्चर सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए साइड कर दिया। देखो अब फिर से देख लो एक बार कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तो अमांडा की माता श्री कहती हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे कि अमांडा की माता श्री अमांडा से कहती हैं कि अमांडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट, मुझे लगता है, या फिर मुझे याद है। आई थॉट, या फिर आप ऐसे बोलो कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लेना अमांडा। तो अमांडा, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लेना। ठीक है। तो अब इसके आगे अमांडा एक नई कहानी बुनती है। अमांडा एक नई सोच में खो जाती है और ये सोच बड़ी ही विचित्र है। देखिए, अमांडा कहते हैं कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, अनाथ जिसके माता पिता ना हो। ठीक है। तो आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक ऑर्फन होती, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग, रोम करना मतलब रोमिंग मतलब भटकना,
द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गलियों में, और गलियों में मैं भटकती। ठीक है, तो कहती है कि काश मैं गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की होती। बड़ी ही अजीब बात सोच रही है। अब ऐसा क्यों सोच रही है वो आगे भी बताएगी। तो इसको समझो कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ लड़की होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में भटकती रहती, यानी फिर उसको रोकने टोकने वाला कोई ना होता। अनाथ बच्चों को कौन रोकता है, उनका जीवन बड़ा ही दुखदाई होता है, बहुत दुख से भरा जीवन जीते हैं वो। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में सिर्फ अपने टॉपिक पर रहते हैं, अलग से नहीं हटते। यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो वो सोच रही कि आई एम ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ लड़की होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में भटकती रहती। तो अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर आप इससे पढ़ सकते हो कि काश मैं गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की होती। आगे कहते हैं कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हैसेड बेयर फीट। अब देखो, तो कहते हैं कि जब वो अनाथ लड़की होती तो वो क्या करती, वो करती क्या कि आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाती, मैं आकृतियाँ बनाती। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मतलब होता है कोमल, डस्ट मतलब धूल, तो कोमल धूल पर मैं आकृतियाँ बनाती विथ माई, मेरे हसेड बेयर फीट। हसेड बेयर फीट मतलब पैरों से। अब बेयर फीट, बेयर फीट मतलब नंगे पैरों से, ना तो चप्पल पहने ना जूता, नंगे पैर, बेयर फीट उसको बोलते हैं नंगे पैर। ठीक है, तो हसेड बेयर फीट का मतलब है नंगे पैरों से। अब यहाँ पे जो हसेड है ना, इस हसेड का यूज हुआ है शांति से या फिर चुपचाप, यानी फिर मुझको मेरा जो मन होता मैं वो करती और मुझको कोई ना रोकता, तो मैं चुपचाप अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर पैटर्न बनाती, आकृतियाँ बनाती। ठीक है, क्लियर हो गया। आप अपने पैरों से कभी कभी धूल पर आकृतियाँ बनाते हैं या फिर लाइन खींचते हैं। पैरों से तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना धूल पे, चाहे तो लाइन खींच लें, या फिर आप ऐसे आकृतियाँ बना रहे हैं, जिस तरफ आप अपने पैर को घुमाते जाएंगे वही आकृति बनती चली जाएगी। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कोई आकृति ना बनी तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आप देखिए, आप बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग अपने पैरों से ही पेन को पकड़कर बहुत अच्छी आकृति बना देते हैं, बहुत सुंदर सा चित्र बना देते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है, बट यहाँ पे आप सीधा सीधा समझिए, क्योंकि बहुत ऊपर स्तर पर आपको नहीं जाना, तो आप अपने किताब तक ही रहिए कि अपने नंगे पैरों से मैं चुपचाप कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। ठीक है, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द साइलेंस जो चुप्पी है, जो शांति है, साइलेंस, साइलेंस मतलब चुप्पी या शांति, इज़ गोल्डन, गोल्डन, गोल्ड मतलब सोना, और सोना बहुत ज़्यादा कीमती है, अमूल्य है। तो साइलेंस जो शांति है ना, इज़ गोल्डन, वो अमूल्य है, वो मूल्यवान है। तो खामोशी या फिर शांति या फिर चुप्पी मूल्यवान है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी मूल्यवान है। द फ्रीडम, और जो आज़ादी है ना, इट्स स्वीट, वो स्वीट है, वो मिठाई है। देखो मिठाई खाओ तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है, मीठा मीठा लगता है। तो स्वीट का मतलब है सुख देने वाला, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी सुख देने वाली है, आज़ादी सुखद है, आज़ादी सुखद है। तो आप पूरा देख लो कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसेड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से चुपचाप कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी, शांति या फिर खामोशी मूल्यवान है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी सुखद है। ठीक है, आज़ादी सुख देने वाली है या फिर आज़ादी अच्छी है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब आगे कहते हैं, कह रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी माता जी फिर से उसको डांटने लगती हैं। अब इतना सोच रही थी बेचारी, और फिर से उसकी माँ उसको डांटने लगी, तो वो फिर से अपनी माँ की बातों पर आ गई। उनकी बातों को सुनते हुए वो इसमें कह रही है उसकी माता कि अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब चॉकलेट तो सबको पसंद है, चलो तो इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है। यही तो बोल रहे हैं कि डोंट ईट, ईट मत खाओ, डोंट ईट मत खाओ दैट चॉकलेट, चॉकलेट, तो चॉकलेट मत खाओ। अमांडा, अमांडा, जब आप छोटे होते हैं, फिलहाल अभी भी हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो बच्चे ही हो, तो 10th स्टैंडर्ड में हो तो चॉकलेट बहुत पसंद है, चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है ना, मिठाइयाँ बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें पसंद है। तो इनको खाने से अगर कोई रोकेगा तो दुश्मनी हो जाएगी कि ऐसा है आप हमसे बात मत कीजिए, लेकिन हम चॉकलेट तो खाएंगे क्योंकि हमको ये पसंद है, हमको आनंद आता है इसको खाने में। मिठाई खाने से मना करेगा कोई, ऐसा है भाई आप दूर रहिए,
आपसे हमको मित्रता नहीं करनी, हम चॉकलेट खाएंगे, हम मिठाई खाएंगे। तो अब जब कोई आपको वो काम करने से रोके जो आपको बहुत पसंद है, तो आप सोचते हो ना कि या तो ये आदमी दूर ही हो जाए। अब माता पिता से दूर हो नहीं सकते क्योंकि वो आधार है, वो जड़ है, और जड़ से अगर पेड़ दूर हो जाए तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ समाप्त हो जाएगा, पेड़ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बच्चा घर छोड़ के तो जा नहीं सकता कि चलो मैं 5 साल की उम्र में भाग जाऊंगा घर छोड़ के ना। तो वही चीज़ कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा की माता श्री फिर उसको कहती है कि अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर, याद करो योर एक्ने। एक्ने मतलब मुहासे। आप आम भाषा में टीवी में ऐड देखकर आप इसे पिंपल के नाम से जानते हैं, जो चेहरे पर छोटी छोटी फोड़ी निकल आती है या फिर फुंसी हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्ने। एक्ने मतलब मुहासे। चाहो तो आप पिंपल बोल सकते हो कि रिमेंबर योर एक्ने। अपने पिंपल्स को याद करो, यानी तुम्हारे चेहरों पर पिंपल निकले हैं, तुम्हारे चेहरे पर मुहासे हैं। अमांडा, अमांडा। इसके कहने का ये मतलब है कि जब तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं, तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, या फिर तुम्हारे चेहरे पर छोटे छोटे फुंसियाँ या फिर फोड़े निकल आते हैं, जो याद हो जाए जिस भाषा में आप जानते हो। ठीक है, तो रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हारे चेहरे पर एक्ने हुआ है। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हैं। अमांडा, 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 तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू प्लीज़, क्या तुम कृपया, लुक एट मी, मेरी ओर देखोगी। लुक मतलब देखोगी, एट मी मेरी ओर, क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम, जब मैं, स्पीकिंग बात कर रही हूँ, टू यू तुमसे। अमांडा, अमांडा, तो अमांडा क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक बार रिवीजन कर लो कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अमांडा, इससे तुम्हारे चेहरे पर एक्ने हो जाता है। एक्ने का मतलब है मुहासे से, पिंपल्स से, या फिर एक्ने को एक्ने बोल सकते हैं। एक्ने की हिंदी होती है मुहासे। ठीक है, मुहासे मतलब चेहरों पर फोड़े निकलना, छोटे छोटे फोड़े। तो रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने यानी तुम्हारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हैं, इसीलिए चॉकलेट मत खाओ। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि तुम चॉकलेट मत खाओ क्योंकि चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हो जाते हैं। अमांडा, ठीक है, तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा चॉकलेट खाने से तुम्हारे चेहरों पर मुहासे हो जाते हैं, और क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो अमांडा, क्या तुम कृपया मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब अमांडा आगे सोचती है कि आई एम रपेंजल, काश मैं रपेंजल होती। अब प्रश्न उठता है कि रपेंजल कौन है। तो रपेंजल के बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी, पूरा कुछ तो नहीं बता सकते। तो रपेंजल एक राजकुमारी होती हैं जिनके बाल सुनहरे होते हैं और उनके बालों में जादू होता है। तो एक जादूगरनी को ये बात पता चलती है कि जो राजकुमारी है उनके बालों में जादू है। तो वो जादूगरनी राजकुमारी जब पैदा होती हैं तभी उनको चुराकर उनके माता पिता से दूर ले जाती है, और एक बहुत ऊंची मीनार में, मान लो यहाँ से, ये मेरी पेन अक्सर मुझे धोखा देती है, चलिए मान लो यहाँ पे मीनार का बेस है, और ये इतनी ऊंची मीनार है, खूब ऊंची, और इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है, सिर्फ यहीं पे कमरा होता है, यहाँ पर ले जा कर के रपेंजल को कैद कर देती है, और फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। और राजकुमारी जादूगरनी राजकुमारी को बताती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम्हें किसी और से बात नहीं करनी है। ठीक है, तो होता क्या है कि राजकुमारी, जब वो जादूगरनी यहाँ से उतर कर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती, तो जो राजकुमारी थी ना, जो रपेंजल थी, उनके बाल बहुत लंबे थे क्योंकि उनके बाल जादुई थे। ये कहानी है, ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है।
तो क्योंकि उनके बाल जादुई थे तो वो अपने लंबे बालों को, क्योंकि बहुत लंबे थे, तो वो अपने लंबे बालों को ऊपर से नीचे फेंक देती थी और उसकी जादूगरनी माँ उसको पकड़कर नीचे उतर आती थी। और जब वो नीचे आ जाती थी तो राजकुमारी अपने बालों को फिर से खींच लेती थी ऊपर। और जब जादूगरनी को नीचे से ऊपर जाना होता था तो वो फिर से राजकुमारी को आवाज़ देती और राजकुमारी अपने लंबे बालों को नीचे फेंक देती। तो उस बाल को रस्सी समझकर या फिर रस्सी बनाकर जादूगरनी फिर से उन बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती थी। ठीक है, यानी जब राजकुमारी अपने बालों को नीचे फेंकती थी तभी जादूगरनी ऊपर जा पाती थी, उससे पहले नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो अब ये सोचती है कि काश मैं रपेंजल होती। रपेंजल मतलब मैं काश वो राजकुमारी होती जिसे जादूगरनी ले जाती है और एक कमरे में कैद कर देती है, एक कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर वो अकेली रहती है। अकेले रहने से मतलब है कि जब जादूगरनी चली गई तो पूरे कमरे में वो अकेली है, यानी उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, वो जो चाहे कर सकती है। ठीक है, इस कहानी के बारे में अगर आप और जानना चाहें तो एक मूवी बनी है इस कहानी के ऊपर, उसका नाम है टैंगल्ड। देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी रपेंजल की। ठीक है, हम अपने चैप्टर पर चलते हैं क्योंकि मैं चैप्टर से बहुत ज़्यादा भटक गया, रपेंजल की कहानी पर चला गया। तो कहते हैं कि आई एम रपेंजल, काश मैं रपेंजल होती। अमांडा सोच रही है कि काश मैं रपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, नॉट अ केयर, केयर मतलब परवाह, तो मुझे नॉट अ केयर कोई परवाह नहीं होती, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो काश मैं रपेंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अब जादूगरनी चली गई तो इस पूरे कमरे में वो अकेली है रपेंजल, तो अब उसे किसी चीज़ की परवाह करने की क्या ज़रूरत। इतनी ऊंची मीनार पर कोई चढ़ के जा नहीं सकता कि कोई उसको आ जाए, कोई डाकू आ जाए घर में घुस जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक वो अपने बाल नीचे नहीं फेंकेगी कोई ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ऊंची मीनार है। तो कहती कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तब आई एम रपेंजल, काश मैं रपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर, मैं अपना जीवन एक टावर में बिताती, मैं किसी ऊंची मीनार में, टावर मतलब ऊंची मीनार, तो मैं किसी ऊंची मीनार में अपना जीवन बिताती। इट्स ट्रैंकिल, और मेरा जीवन ट्रैंकिल होता है। ट्रैंकिल, ट्रैंकिल के दो मतलब हैं। पहला मतलब यहाँ पे है शांत से और दूसरा मतलब यहाँ पे है सुखी से। ठीक है, तो जो मेरा जीवन होता ना वो ट्रैंकिल होता है। ट्रैंकिल का मतलब उस ऊंची मीनार में मेरा जीवन शांत और सुखमय होता। एंड रेयर, रेयर का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा जीवन किसी को मिलता नहीं, सिर्फ राजकुमारी को मिला है। तो रेयर का मतलब आप यहाँ पे साइलेंट कर देंगे। ट्रैंकिल एंड रेयर दोनों को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एक बात कही गई है कि मेरा जीवन ट्रैंकिल एंड रेयर होता, इसका मतलब मेरा जीवन शांत और सुखमय होता। तो एक ऊंची मीनार में मेरा जीवन ट्रैंकिल एंड रेयर, शांत और सुखमय होता, अर्थात वहाँ पर मुझे कोई न रोकता न टोकता, मैं जो चाहती मैं कर सकती थी। और आगे भी वो एक बात कहती है कि आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी भी नहीं, लेट डाउन नीचे गिराती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी नीचे नहीं गिराती। माई मेरे, ब्राइट मतलब चमकीले, हेयर मतलब बालों को, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। सर्टेनली निश्चित रूप से, यानी वो अकेली रहना चाहती है, यानी वो जादूगरनी जिसने उसका रपेंजल का पालन पोषण किया था, रपेंजल की जगह पर अगर अमांडा होती तो वो उस जादूगरनी को भी ऊपर आने नहीं देती। ठीक है, तो आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, कभी नीचे नहीं गिराती, यानी ऊपर से बालों को नीचे नहीं गिराती। नीचे ना गिराती तो कोई उन बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ ही ना पाता। तो आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, नीचे नहीं फेंकती, नीचे नहीं गिराती, माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बालों को। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाती। पूरा पढ़ लो कि काश मैं रपेंजल होती और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि काश मैं रपेंजल होती तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। एक ऊंची मीनार में मेरा जीवन बहुत शांत और सुखमय होता और मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाती। तो अब फिर से उसकी माताश्री कहती हैं कि एक बात फिर से बोल दूं मैं
कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उसकी माताजी उसे मना कर रही हैं या फिर उसके पिताजी उसको मना कर रहे हैं। और एक चीज़, इस पोएम से आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि हर एक बच्चे को ये ज़रूर लगता है जीवन में एक बार कि काश उसे कोई रोकता टोकता ना तो उसका जीवन कितना बढ़िया होता। और मैं वास्तविकता बताऊं, जीवन में केवल 2 लोग हैं जिन्हें आपकी सच में परवाह है, एक आपकी माँ है और एक आपके पिताजी। उसके बाद सब दुनिया है, सब मोह माया है। ठीक है, तो जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरे हालात हो जाएं, कुछ भी स्थिति आ जाए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि वही चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा काबिल बने। उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में जो आपको काबिल बनता हुआ देखना चाहे। थोड़े से बड़े हो जाओ, मेरी बात को याद रखना, 12th स्टैंडर्ड पास करो, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद एहसास होगा कि वास्तव में दुनिया में अपना कौन होता है। सिर्फ माता पिता अपने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ माता पिता, उसके अलावा कोई भी नहीं। रिश्तेदार जीना बेकार कर देंगे, इतना क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कर रहे हो बेटा, कितना पढ़ रहे हो बेटा, अभी भी हालत होती होगी, कितना पढ़ रहे हो, मेरे बेटे को तो इतना आता है, तुमको कुछ नहीं आता। हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, समाज भी आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा कि गिरो, मेरे सामने झुके रहो, मुझसे जैरमी करते रहो, मुझे सलाम करते रहो। ये समाज की आदत है, समाज हमेशा शोषण करना चाहता है, लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं और वो हमेशा हमें बुरी संगत से बचाने के लिए हमें रोकते हैं, टोकते हैं कि ये मत करो, वैसे मत रहो, वैसे मत रहो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कर चुके हैं जो आप आज कर रहे हो, और उन्हें पता है कि ये समाज कैसा है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप काबिल बनो। और माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा काबिल बनो, इसके अलावा कोई नहीं चाहता। तो इस पोएम से मुझे ये बताना कि तुमने क्या सीखा है बेटा, कमेंट ज़रूर करना। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पर किसी ना किसी बच्चे ने या फिर किसी ना किसी टीचर ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, एक नई सीख आपको मिलेगी। चलिए हम अपनी पोएम में आगे चलते हैं। तो कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अब बात आती है कि सल्किंग क्या है। सल्किंग मतलब उदास दिखना, एक तरह से एट वंस, तुरंत बंद कर दो, स्टॉप बंद कर दो, एट वंस तुरंत। सल्किंग, दैट सल्किंग, ये उदास दिखना, ये उदास दिखना तुरंत बंद कर दो। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं और आपकी माताश्री आपको रोक दे, आपकी बहुत ही ज़्यादा खास मित्र हो, उसके घर में कोई शादी हो और आप बोलें कि मम्मी मैं चली जाऊं या फिर मम्मी मैं चला जाऊं, और मम्मी रोक दें, तो आप एकदम उदास हो जाते हैं, एकदम नाराज़ हो जाते हैं कि अरे मेरा घनिष्ठ मित्र था और मेरी माताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं एकदम उदास हो गए आप कि बस काश मैं चला जाता तो मुझे रसगुल्ला खाने को मिल जाता। बहुत ज़्यादा उदास हो गए। तो फिर उसके बाद ये स्थिति आती है तो माताजी फिर से उससे कह रही कमांडा, यानी माताजी ने अमांडा को किसी चीज़ के लिए मना किया होगा, तो वो भी उदास होकर बैठी थी। तो इसलिए उसकी माता से कहती कि अमांडा स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, स्टॉप बंद कर दो, दैट सल्किंग ये उदास रहना या दुखी रहना, ये दुखी रहना या फिर उदास दिखना, स्टॉप एट वंस, तुरंत बंद कर दो। ठीक है, तो अमांडा उदास दिखना, स्टॉप एट वंस, तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, ऑलवेज यानी यू आर तुम, ऑलवेज हमेशा, सो मूडी, सो मूडी, मूडी मतलब ख़राब मूड में रहती हो। आप बोलते हैं ना कि मेरा मूड ख़राब है, मुझसे बात मत करो वरना मैं मार दूंगा, मेरा मूड ख़राब है, मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछो या वरना मेरे से गलत हो जाएगा, ऐसा बोलते हो ना। तो मूड ख़राब होने का मतलब मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। ठीक है, तो यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा दुखी रहती हो, तुम हमेशा ख़राब मूड में रहती हो। अमांडा, अमांडा, अमांडा तुम हमेशा ख़राब मूड में रहती हो। एनीवन, कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, कोई भी इंसान यही सोचेगा, एनीवन वुड थिंक, कोई भी इंसान यही सोचेगा, दैट कि आई नैग्ड एट यू, कि आई, कि मैं, नैग्ड, नैग्ड मतलब परेशान किया है, एट यू तुम्हें, तुम्हें देखकर, या फिर कोई भी आदमी तुम्हें देखकर यही सोचेगा कि मैं एट यू तुम्हें नैग्ड करती हूँ, परेशान करती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें, एनीवन वुड थिंक, कोई भी यही सोचेगा तुम्हें देखकर, एट यू तुम्हें देखकर, एनीवन वुड थिंक, कोई भी आदमी यही सोचेगा, दैट कि आई नैग्ड, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। अमांडा, अमांडा,
तो अमांडा, तुम्हें देखकर कोई भी आदमी यही सोचेगा, एनीवन, कोई भी, कैमरा गिर गया था, चलो, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा, तुम्हें देखकर एनीवन, कोई भी, वुड थिंक, यही सोचेगा, थिंक मतलब सोचना, वुड मतलब गा यानी सोचेगा, तो एनीवन वुड थिंक, कोई भी यही सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो अमांडा, तुम्हें देखकर कोई भी आदमी यही सोचेगा या फिर कोई भी इंसान यही सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। एक बार रिवीजन कर लो कि अमांडा, स्टॉप दैट साइकिलिंग एट वंस। अमांडा, दुखी दिखना या फिर उदास दिखना तुरंत बंद कर दो। तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो, यानी तुम हमेशा उदास रहती हो, या फिर तुम हमेशा परेशान रहती हो, या फिर तुम हमेशा दुखी रहती हो। अमांडा, अमांडा, इस लाइन के तीनों मतलब हो सकते हैं, ये वाली बीच वाली लाइन। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा, एनीवन वुड थिंक, तुम्हें देखकर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा।